एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग। आज हम लोग वैल्यूएशन चैप्टर में आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वैल्यूएशन में जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है उसको बनाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको इन टर्म्स का और इनका नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से हम लोग समझते हुए चलेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो उससे पहले अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिप्रिसिएशन, ऑब्सोलेशंस एंड सिंकिंग फंड। इन तीनों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इनका भी ओवरव्यू आपको क्लियर हो जाता है तो न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी आसान होगा, क्योंकि वैल्यूएशन का न्यूमेरिकल जो होता है वो आपका बहुत ही लैंग्वेज बेस्ड होता है। अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो है इजीली आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो समय के साथ वो क्या होता है, उसमें वियर टियर होने के कारण उसमें क्या होता है, वो अपना वैल्यू घटने लगता है, उसका वैल्यू घटने लगता है। ठीक है। जैसे कि सपोज आप कोई भी तरह का प्रॉपर्टी ले लो, जैसे कि कार हो गए, मशीन हो गए, मोबाइल्स हो गए, या आपका प्रॉपर्टी जैसे कि बिल्डिंग हो गया, है ना। तो ऐसे तो हम लोग जो वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं एज ए सिविल इंजीनियर, तो हम लोग बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बिल्डिंग को लेते हैं तो बिल्डिंग का जो वैल्यू होता है वो समय के साथ वियर एंड टीयर के कारण वो अपना वैल्यू खोने लगता है। जो ये लॉस आता है उसके वैल्यू में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरा चीज़ कि ये डिप्रिसिएशन जो हुआ, वो वो जो भी लॉस हुआ उसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन हम इसी डिप्रिसिएशन को अगर एनुअली निकालना चाहें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे इसको हम एक बार समझते हैं यहाँ से कि सपोज कोई बिल्डिंग जो है आप 5 करोड़ में कंस्ट्रक्ट किए थे, 5 करोड़ में कंस्ट्रक्ट किए थे। ठीक है। 5 करोड़ में क्या किए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे। और सपोज ये 2010 था और अभी 2020 है, इसका वैल्यू घट के हो गया कितना, 1 करोड़। तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 4 करोड़, है ना। लॉस जो हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन आ गया 4 करोड़। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एनुअल डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो एनुअल डिप्रिसिएशन के लिए अगर हम बोले तो अभी हम लोग देखें कि टोटल डिप्रिसिएशन अगर हम बात करें तो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया वो 4 करोड़। लेकिन अगर हम एनुअल डिप्रिसिएशन का बात करें, एनुअल डिप्रिसिएशन का, तो वो क्या हो जाएगा, 4/10, क्योंकि 2010 से 2020 का तो 10 साल हो गया, तो 4/10 यानी 0.4 करोड़, यानी कि 40 लैक्स जो था वो उसका क्या होगा, एनुअल डिप्रिसिएशन हो, क्या हो गया, एनुअल डिप्रिसिएशन हो गया उसका 40 लैक्स। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी अपना वैल्यू धीरे धीरे खोने लगता है एज के साथ, वियर एंड टीयर होने के कारण। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर हम इसी लॉस को एनुअली अगर फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसको एक फॉर्मूला है यहाँ पे जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है। जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से अगर डिप्रिसिएशन घटा दे तो आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो थी बात डिप्रिसिएशन की। दूसरे टर्म पे चलते हैं जो कि है ऑब्सोलेशंस। ऑब्सोलेशंस क्या है? ऑब्सोलेशंस अच्छे से समझते हैं कि ऑब्सोलेशंस होता क्या है। ऑब्सोलेशंस होता है कि जैसे आपका प्रॉपर्टी जो है अभी अच्छा कंडीशन में है, अभी आप उसका वैल्यू, लेकिन किसी कारण बस कुछ स्पेशल रीजंस के कारण आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर घट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेशंस बोलते हैं। ये स्पेशल कारण क्या होने चाहिए, वो स्पेशल कारण है उसका स्टाइल। मतलब जो बिल्डिंग सपोज आप बनाए थे, जो पहले ज़माने में बिल्डिंग बनते थे उसी डिजाइन का आप बना दिए, तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू, वो पहले ज़माने में तो वैल्यू था बट अभी के टाइम में उसका वैल्यू घट जाता है।
फैशन के हिसाब से अगर नहीं बनाए हैं तो भी उसका वैल्यू क्या घट जाएगा। डिज़ाइन जो होता है वो भी अगर पहले के टाइम का है अभी के टाइम में अगर डिफरेंस है तो भी घट जाएगा। ओल्ड ड्यू टू द न्यू इन्वेंशंस, बहुत सारे जो न्यू इन्वेंशंस हो चुके हैं, जैसे कि पहले एक सिंपल घर जो होता था बन जाता था, बट अभी फिनिशिंग डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका है। तो ये सब चीज़ों के कारण अगर आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू घट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेशंस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेशंस। ठीक है। सो नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है सिंकिंग फंड। इसमें एक फॉर्मूला भी है जो आपको हमेशा याद ही रखना है। और इससे पहले फॉर्मूला तक जाने से पहले हम लोग बात करेंगे सिंकिंग फंड जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और सिंकिंग फंड होता क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि सिंकिंग फंड होता क्या है। सिंकिंग फंड जो होता है, जैसे अभी हम लोग बात किए डिप्रिसिएशन की, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी समय के साथ जो है अपना वैल्यू घटने लगता है। सपोज आप एक बिल्डिंग बनाए और उसमें रहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो 1 साल होने के बाद वो कुछ वैल्यू तो आपका बिल्डिंग का घट गया होगा, ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग का वैल्यू घटा, ठीक है, धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका बिल्डिंग क्या हो जाएगा, डिसमेंटल करने का वक्त आ जाएगा, डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ जाएगा, आपको वो बिल्डिंग छोड़ना पड़ेगा। तो आप फिर आप कैसे रहोगे। आप बिल्डिंग जब टूटेगा तो आपको फिर से बिल्डिंग बनाना होगा, मतलब कि बिल्डिंग को क्या करना होगा, रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। उसके लिए बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अमाउंट जमा करना ईयरली। आप कुछ अमाउंट क्या करते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में धीरे धीरे जमा करते हो एनुअली, है ना। तो जो आप कुछ एक सर्टेन इंटरेस्ट से आप जब उसको जमा करते हो, हर साल जमा करते हो, जैसे जैसे आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू घट रहा है, जिसमें आप अभी रह रहे हैं उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू घट रहा है, उतना ही वैल्यू आप क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। किस लिए, कि वो हम फिर जब हमारा बिल्डिंग डिसमेंटल हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हम फिर उस पैसे को निकाल कर क्या करेंगे, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को क्या है सिंकिंग फंड क्या होता है। वो अमाउंट जो हम लोग हर साल बैंक में जमा करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जमा करते हैं, टू रिकंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग आफ्टर द डिसमेंटल ऑफ द प्रेजेंट बिल्डिंग, है ना। जो आप अभी जिसमें रह रहे हैं उसमें आप रह रहे हैं तो आपका उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो डिप्रिसिएशन मतलब आपका पैसा कुछ घट रहा है, जितना जो उसका वैल्यू घटा उतना आप क्या कर दो, सिंकिंग फंड में रख दो। फिर आपका जो घटा घटा ऐसे करके अगर सपोज 70 साल तक आप क्या करते रहे, जो आपका 70 साल तक घटता गया, जीरो तक आया, आप इधर क्या किए, जीरो जीरो से लेके आप जितना जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है वो वहां तक आपका क्या चला जाएगा, पहुंच जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें हम लोग स्क्रैप वैल्यू को क्या करते हैं, छोड़ के चलते हैं। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, फिर भी हम यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जब आप कोई बिल्डिंग में रह रहे हैं और बिल्डिंग जब वो टूटेगी, जब बिल्डिंग टूटेगी तो उसमें स्क्रैप बहुत सारे निकलते हैं, जैसे कि कुछ ब्रिक्स, अगर अच्छे ब्रिक्स हैं तो वो निकल जाएंगे। उसके बाद आपका विंडो निकलेगा, डोर निकलेगा, बार निकलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से टिम्बर निकलेगा, आयरन्स मिलेंगे। तो ये सारे जो है उसको बेच के आपको कुछ एक पैसा मिलता है, कुछ वैल्यू मिलेगा। उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो आप जमा कर रहे हैं, सपोज 1 लाख, सपोज 5 लाख का बिल्डिंग में आप रह रहे थे, 5 लाख का बिल्डिंग आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है। अगर आपको स्क्रैप से अगर 10,000 रुपया आ जाता है तो आप कितना कितना अमाउंट के सोच कर जमा करोगे, 4,90,000 के अमाउंट को ही सोच कर जमा करोगे, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू आपका तो 10,000 रुपये तो आपको स्क्रैप वैल्यू में आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब बिल्डिंग खत्म हो गई, बिल्डिंग डिसमेंटल होगा, तो एज ए स्क्रैप वैल्यू आपको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो आप जमा कितना करोगे, 4,90,000 ही जमा करोगे। तो ये जो जमा करते हैं अमाउंट हम लोग, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड बोलते हैं। या लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं, सम अमाउंट ऑफ फंड इज केप्ट असाइड एवरी ईयर फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग आफ्टर इट्स यूटिलिटी पीरियड इज ओवर। 70 साल के लिए जो यूटिलिटी पीरियड होता है, मतलब कि जितने साल के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। तो आप क्या सोच के चलते हो कि सपोज 70 साल का बिल्डिंग है, तो आप 70 साल के लिए आप क्या करते हो कि एक हर साल एवरी ईयर कुछ पैसा जमा करते हो, ताकि जब ये 70 साल हो जाएंगे, जब आपका बिल्डिंग रहने लायक नहीं होगा, तो आप उसको डिसमेंटल करके फिर से क्या करोगे, नया बिल्डिंग एक बना दोगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड बोलते हैं। अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये आप कैसे रख सकते हैं, या तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जमा कर सकते हैं।
अब है सिंकिंग फंड किस पे डिपेंड करता है? तो सिंकिंग फंड किस पे डिपेंड करेगा? लाइफ ऑफ बिल्डिंग पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। जैसे सपोज कीजिए कि 5 लाख का बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, सपोज कीजिए 2 रूम का घर है, अब 5 लाख का वो पूरा है, और वो सपोज अब 100 साल के लिए है, उसका लाइफ जो है 100 साल है, तो 100 साल के हिसाब से आपको पैसा जमा करना है ना। 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब कितना हो गया? 5000 रुपीज आपको पर ईयर जमा करना होगा, ठीक है। अगर 70 साल हुआ तो आपको कितना होगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई 70, है ना। तो डिपेंड करेगा किस पे? लाइफ ऑफ द बिल्डिंग पे। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंकिंग फंड। ऑब्वियसली जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसका कुछ रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, ऑब्वियसली क्या बोले, सपोज जैसे 5 लाख का बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, तो जब 5 लाख का बिल्डिंग जब डिसमेंटल होगा तो उससे कुछ स्क्रैप भी मिलेगा, हो सकता है 50,000 का स्क्रैप मिले, हो सकता है 1 लाख का स्क्रैप मिल जाए। तो आपको जमा कितना, सपोज 5 लाख का बिल्डिंग है और 1 लाख आपको स्क्रैप मिल गया, तो आपको कितना जमा करना है इन 70 सालों में? 4 लाख जमा करना है, क्योंकि एज ए स्क्रैप आपको क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए मिल जाएगा उधर से। तो आप सिंकिंग फंड में कितना जमा करेंगे? 4 लाख के हिसाब से 70 साल के लिए जमा करेंगे, कि अपना एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड करके आप जमा करते जाएंगे, ताकि आपको 70 साल में 4 लाख जमा हो जाए, और साइड से जो आपका स्क्रैप वैल्यू है उसको ऐड करके आप क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे बिल्डिंग को, ठीक है। अब है सिंकिंग फंड का फॉर्मूला है एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है, जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि हम एनुअली जमा करेंगे, एनुअली जमा करेंगे, तो एनुअली कितना जमा करेंगे उसके लिए कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, दैट इज सी माइनस एट एस इंटू एस आई। सी माइनस एस इंटू एस आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला जो है आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फॉर सी माइनस एस इंटू एस आई। तो यहाँ पे सी क्या है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। एस हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू, एस हो जाएगा सिंकिंग फंड कोफिशिएंट। अब फिर से एक टर्म आ गया सिंकिंग फंड कोफिशिएंट। तो सिंकिंग फंड कोफिशिएंट क्या होता है? सिंकिंग फंड कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज अ एनुअल सिंकिंग फंड टू बी डिपोजिट टू रिकवर रुपीज 1 इन एन नंबर ऑफ ईयर इट इज गिवन बाय। मतलब ये एक डिज़ाइन किया हुआ एक कोफिशिएंट है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप 1 रुपया रिकवर करने कितना जमा करोगे कि एन नंबर ऑफ ईयर में 1 रुपया रिकवर हो जाएगा। तो इसका एक डिफिनीशन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका एक सिंपल डिफिनीशन है, इसको आपको स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि आप सिंकिंग फंड में कितना डिपॉजिट करोगे कि एन सालों में, नंबर ऑफ एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, एन सालों में आपको 1 रुपया क्या होगा? रिकवर हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड कोफिशिएंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है एस आई इक्वल्स टू आई एस बाई आई एस प्लस 1 to the power n-1। आई एस हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंकिंग फंड, एंड एन इज द लाइफ ऑफ बिल्डिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट डिप्रिसिएशन, ऑब्सोलेशंस एंड सिंकिंग फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार वीडियो इसको देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि इसका इस डिप्रिसिएशन और सिंकिंग फंड ये दोनों जो है काफ़ी यूज़ होने वाले न्यूमेरिकल से। तो आपको न्यूमेरिकल अगर अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है, तो डिप्रिसिएशन और सिंकिंग फंड को अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू।